बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा कहा था लिखने को, आपने लिख लिया? क्या बात है, नहीं लिखा? क्यों? कमाल करते हो यार। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठिए। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। शांत, शांत। हाँ, अब यहाँ पर बेटा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अल्फ़ा डीके की बात कर रहे थे ना, तो अल्फ़ा डीके में मैंने इतना बता दिया था, अल्फ़ा डीके कौन शो करेगा बेटा? हैवी न्यूक्लियस, है ना। अच्छा, अल्फ़ा डीके होता कब है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ज़्यादा होगा और न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन कम होगा। शांत, शांत बच्चों, शांत बेटा प्लीज़। अच्छा देखिए, जब भी किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा डीके होता है, जैसे न्यूक्लियस है, इसका एक्स है, ये इस न्यूक्लियस को मैं बोल रहा हूँ एक्स, इधर ध्यान दो, इसमें से अल्फ़ा निकलेगा, तो अल्फ़ा निकलेगा और इसका एटॉमिक नंबर जेड है, और मान लो इसका, इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है। तो बेटा जब भी अल्फ़ा न्यूक्लियस अल्फ़ा डीके होगा बेटा, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, उसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और मास नंबर में 4 की कमी आएगी, और फिर एक अल्फ़ा पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं 2He4 ये निकलेगा। हर रिएक्शन में मास नंबर कंजर्व रहेगा, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व रहेगा। देखिए रिएक्टेंट में जेड है तो यहाँ भी एटॉमिक नंबर जेड आएगा, टोटल जोड़ेंगे जेड आएगा। मास नंबर ए है तो टोटल भी यहाँ मास नंबर ए आएगा। तो कभी भी बेटा अल्फ़ा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर जो डॉटर न्यूक्लियस का होगा वो 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर में 4 की कमी होगी। बोलो क्लियर हो गया? लिखो। शांत बेटा प्लीज, शांत। ये लिख लीजिए। बेटा बात नहीं, बार बार बोलता हूँ, बात नहीं करो। हाँ चलिए लिखिएगा बेटा, हेडलाइन दीजिएगा बीटा डीके। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, 1 मिनट और। अच्छा मैं इसमें बोलूँ कि क्यू वैल्यू बताइए, क्या आप निकाल सकेंगे क्यू वैल्यू? अच्छा क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए। क्यू वैल्यू हम लोग निकालेंगे रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का मास यानी मास ऑफ एक्स में से, जल्दी बताइए, मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू सी स्क्वायर। क्या इससे क्यू वैल्यू मिल जाएगा? ये तो बताया हुआ है, पहले भी कराया था मैंने। नहीं कौन सी बड़ी बात है, लिख लो भाई, लिख लो, कुछ नहीं इसमें आता है कि क्यू वैल्यू लिखिए ना। पहले रिएक्टेंट का मास, बाइंडिंग एनर्जी में प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी आगे लिखते हैं। कल तुम नहीं आए थे क्या? हो गया बेटा? चलिए बीटा डीके देखते हैं बेटा। देखिए बीटा डीके, सुन लो पहले ध्यान से बच्चों, आराम से सुनो। बीटा डीके, इधर ध्यान देना बेटा। तो बीटा डीके क्या होता है? देखो बेटा बीटा डीके जो होता है वो 3 तरह का होता है, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और बीटा, और थर्ड होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आराम से सुनना पहले, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कहानी इसमें सुनना पड़ेगा और ये आता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये 3 तरह का बीटा डीके होता है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि बीटा रेज, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, लेकिन अक्सर ये नहीं होता है। मतलब कभी कभार
हमें बीटा पॉजिटिव देखने को मिलता है या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, मेरी बात सुनना। जैसे देखिए, ये किसी में भी हो सकता है, लाइटर हो या फिर हैवी हो, किसी में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब एक ज़रूरत से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए, जब ज़रूरत से ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए लिमिट से एवब, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन ज़्यादा होने से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम रह जाता है और न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है। तो ये न्यूट्रॉन अगर और ज़्यादा हो जाएंगे तो अपने आप न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है। और जैसे डिसबैलेंसिंग होता है तो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेडिएशन निकालेगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि सम न्यूक्लियस बोलता है कि भाई देख अनस्टेबिलिटी है, न्यूट्रॉन एक लिमिट से ज़्यादा हो गई है। तो न्यूक्लियस जो है वो आदेश देता है कि या तो निकल लो या बदल लो, या तो निकल लो या बदल लो। जैसे न्यूट्रॉन चाहिए 40 और है 45, तो पांचों को आदेश देता है कि भाई निकल लो नहीं तो बदल लो। तो निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिल नहीं पा रही है, तो बोलता है तो जब तुम निकल नहीं सकते हो तो बदल लो, अपने आप को बदल लो। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है वह प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, यानी न्यूट्रॉन जो है वह अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा। न्यूट्रॉन बेटा हैवी मास है तो वह प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। तो देखिए, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यहाँ प्रोटॉन मिला, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, +1 E0 बोलते हैं ना। यहाँ पर बेटा ये देखिए प्रोटॉन है, तो यहाँ पर बेटा साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन मिला, जिससे कि यह रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो जाए, जितना चार्ज इधर उतना ही चार्ज इधर। और साथ में बेटा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या निकलता है बेटा, एंटी न्यूट्रिनो एक तरह का फोटॉन होता है। एंटी न्यूट्रिनो एक तरह का फोटॉन होता है जिसमें कोई मास नहीं होता और कोई चार्ज नहीं होता है। हमें एंटी न्यूट्रिनो का इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना है, ना हिस्ट्री ना ज्योग्राफी, है ना। तो आपको याद रखना है कि बीटा नेगेटिव एमिशन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। मतलब इसको n>P लिखने हो जाए, n एक्सिस में होता है, ऐसे लिखना ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक्सिस में रहता है। इससे क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यही निकलता है बेटा। प्रोटॉन तो अंदर संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया, न्यूक्लियर फोर्स डाउन हो गया, बैलेंसिंग आ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो क्या होता है कि बीटा एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। ये भी तो होता है कन्फ्यूजन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो पता चला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि उसको तो एनर्जी देनी पड़ेगी, स्टिमुलेशन चाहिए उसके लिए। तो ये अपने आप निकलता है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट हुआ कि अपने आप अगर इमिशन हो रहा है तो उसमें तो हमने कोई बाहर से एनर्जी तो दी नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, आयनाइज हो गया एटम। यानी न्यूक्लियस से आने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन अपने आप प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है और मास ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा है। वह रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। वो अपने आप हो जाएगा, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन में मास ज़्यादा, प्रोटॉन थोड़ा सा हल्का मास होता है, न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम मास होता है, इसलिए ये पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर बेटा समझिएगा ध्यान से, यह एक प्रकार का फोटोन है, टाइप ऑफ फोटोन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, जरा ये बुक में मिलाइए, एंटी न्यूट्रिनो सही लिखें, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो, कहीं न्यूट्रिनो तो नहीं है, बुकलेट में देखना जरा, एंटी न्यूट्रिनो ही ना, हाँ, इसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यू के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। ये अब यहाँ पर बेटा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर बेटा अगर कोई मदर न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A है, अगर ये इसमें से बीटा नेगेटिव एमिशन होता है बेटा, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। 1 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मास नंबर एज इट इज रहता है ना। साथ में यहाँ पर ये देखिए -1 E0, ये साथ में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल, ये नेगेटिव होता है। बोलो क्लियर हो गया। फिर सुनिए,
तो ये तो था बेटा बीटा नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं बीटा पॉजिटिव। देखिए बीटा पॉजिटिव डीके क्या होता है। बीटा पॉजिटिव डीके होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक्सेस हो जाता है। अब प्रोटॉन एक्सेस हो गया, अब अल्फा इमिशन नहीं हो पा रहा है, प्रोटॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अल्फा इमिशन नहीं हो रहा क्योंकि अल्फा में 4 एक साथ चाहिए और 4 एक साथ निकलने के लिए एनर्जी चाहिए उसको, और वो हैवी में तो हो जाता है, लाइटर में कहाँ से होगा। तो वहाँ पर बेटा बीटा पॉजिटिव एमिशन होता है, उसमें प्रोटॉन एक्सेस होगा तभी होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, अब इसमें प्रोटॉन एक्सेस है, तो न्यूक्लियस बोलता है एक्सेस प्रोटॉन्स को बोलता है बदल लो या निकल लो, तो बोलता है निकल तो सकते नहीं क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो वो है नहीं मेरे पास। तो फिर न्यूक्लियस बोलता है तो फिर तो स्टेबिलिटी चाहिए ना भाई, तो फिर बदल लो। तो प्रोटॉन बोलता है मैं बदलूं कैसे, वो न्यूट्रॉन बदल गया, पड़ोसी वाला न्यूक्लियस बदल गया क्योंकि उसके पास एक्सेस न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन में ज़्यादा मास होता, उसके बाद ऑलरेडी पहले से एनर्जी ज़्यादा, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। दिस कन्वर्जन इज पॉसिबल बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें मास एनर्जी रिएक्टेंट का ज़्यादा है। अब यहाँ बोला तुम बोलो प्रोटॉन को बोला जा रहा है कि तुम न्यूट्रॉन में बदल लो, प्रोटॉन बोलेगा मैं तो हल्का मास हूँ, मैं भारी मास कैसे बना लूँ, मुझे तो एनर्जी चाहिए। तो बोलता है देखो बात करो कोई तो देगा, तो बोलता ठीक है भाई देखता हूँ बात करके। तो इसमें टर्बुलेंट मोड रहता है, अंदर ही अंदर ये प्रोटॉन भीख मांगता है, भाई कोई तो एनर्जी दे दे, कई वर्षों तक भीख मांगता है, कभी ना कभी, क्योंकि टर्बुलेंट मोड होता है, अंदर बहुत रैंडमनेस बात होती है, रैंडमनेस सिचुएशन होती है, करता रहता, कभी तो कोई तो ऐसा होगा दानी जो थोड़ा बहुत एनर्जी मुझे देगा। और जैसी प्रोटॉन को एनर्जी कहीं से भी मिल जाती है तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटॉन एनर्जी लेता है और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन में बैलेंसिंग होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है, अपने आप प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल जिसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिट्रॉन, है ना। देखिए प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन बाय रिसीविंग सम एनर्जी फ्रॉम एनीवेयर इन द न्यूक्लियस, एनर्जी मिली न्यूट्रॉन में बदला, और यहाँ पर बेटा पॉजिट्रॉन बनता है। देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो +E+1 है ना। ये देखिए पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, किसका एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का। और साथ में बनता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो अ टाइप ऑफ फोटोन, इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रिनो, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ठीक इलेक्ट्रॉन का अपोजिट प्रोटॉन के जैसा होता है, लेकिन मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन वाला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल। इस यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी में यही बताया गया है, हर पार्टिकल का अपना एक एंटी पार्टिकल होता है, हर पार्टिकल का अपना एक एंटी पार्टिकल होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो ये सबसे पहले तो ये कहानी है। इसमें क्या होता है, अगर ये मदर न्यूक्लियस है, इसका Z है और मास नंबर A है, अगर कभी भी बीटा पॉजिटिव एमिशन होता है बेटा, तो पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ मास नंबर 1 घट जाता है, यहाँ बढ़ता है। बहुत लोग बोलते हैं अरे बीटा डीके हुआ, अरे मास नंबर 1 से, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, लेकिन बीटा में बीटा नेगेटिव होगा तब 1 से बढ़ेगा, बीटा पॉजिटिव होगा तो उल्टा घट जाएगा। यानी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर घटेगा 1 से, मतलब टेबल ही बदल जाएगी। हाँ, एक ग्रुप पहले आ जाएगा, बोलो क्लियर हो रही है। यहाँ एक ग्रुप आगे बढ़ जाएगा, यहाँ एक ग्रुप पहले आ जाएगा, बोलो क्लियर है। और यहाँ पर बेटा ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है, बोलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो अगर आपसे बोले बीटा डीके, तो हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड IIT, जो कि सोता भी है क्लास के अंदर, बढ़िया बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उधर कहाँ देख रहा, खड़े हो जाओ, तुमको ही देख रहा हूँ, सेकंड लास्ट बेंच बीच में, सेकंड लास्ट बेंच, हाँ हाँ, बहुत गहरी नींद आ रही है, खा के आया होगा, तोंद तो नहीं दिख रहा है, स्वेटर पहना है, तोंद तो नहीं दिख रहा, अरे तोंद बिल्कुल, अरे 6 पैक्स है तो फिर गया कहाँ पे, जो खाया वो गया कहाँ, तो सो रहा है बे। अच्छा थोड़ी देर खड़े रहे, ठीक है, 10 मिनट खड़े रहे, फिर उसके बाद तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ भाई, अब वो आया है, ठीक है दोस्त, देखिए देखिए ए शांत। अच्छा बेटा ये देखिए, तो ये समझ में आया। अब क्या होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की भी घटना मिलती है,
के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या बेटा, ध्यान सुनिएगा। अब क्या, रुक जाओ, क्या होता है बेटा कि प्रोटॉन एक्सेस है, प्रोटॉन एक्सेस है, एक्सेस प्रोटॉन है, कई वर्षों तक ये एनर्जी की तलाश में भटका, ये सौभाग्यशाली प्रोटॉन था, इसको एनर्जी मिल गई और ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। कुछ ऐसे दुर्भाग्य वाले भी तो होंगे जिनको एनर्जी मिल ही नहीं रही, कोई देने होता है ना ना ना, बिल्कुल नहीं, चल भाई आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, इतना आगे बढ़ गया कोई है ही नहीं। तो उसके बाद प्रोटॉन बोला, और न्यूक्लियस का आदेश आया हुआ, न्यूक्लियस का ऑर्डर ऑलरेडी आया हुआ है कि भाई स्टेबिलिटी पकड़नी है, अनस्टेबल है भाई, स्टेबिलिटी पकड़ो, ठीक नहीं है बिल्कुल। तो आप बोले क्या करे, क्या करे, क्या निकलने के लिए भी एनर्जी नहीं है, बदलने के लिए भी एनर्जी नहीं है, करे क्या करे क्या। तो कई वर्षों तक भटकने के बाद प्रोटॉन को एक आइडिया सूझता है, आइडिया ये सूझता है कि यार एक काम करो, एनर्जी तो चाहिए, तो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन सा सेल होता है, के। अब प्रोटॉन एक्सेस है यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ज़्यादा है, तो वो करता क्या है, इसलिए कभी कभार घटना होती है, ये घटना कभी कभार, ये घटना कभी कभार। तो ये बोलता है कि एक काम करते हैं, ये प्रोटॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन को मनाता है, बोलता भाई आजा तो न्यूक्लियस के अंदर, मज़ा आएगा, ठीक है। और वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करता है, क्या करता है बेटा, ग्रैब यानी ज़बरदस्ती खींच लेता है। पहले तो मनाता है प्यार से, नहीं मानता, बोले कोई बात नहीं दोस्त, हम ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, हम तुमको खींच लेंगे। बाकी और प्रोटॉन को इकट्ठा करता, बोलता भाई इसको निशाना लगाना है, और वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, खींच लेता है। ये रैंडमनेस अनस्टेबिलिटी की वजह से अपने आप रैंडम सिचुएशन बन जाती है कि वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और फिर बनाते हैं न्यूट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो। बोलो क्लियर। और उसके बाद न्यूट्रॉन बनता है तो न्यूक्लियस बोलता हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत सही, मुझे न्यूट्रॉन ही चाहिए था, तो लोग एक्सेस अमाउंट में थोड़ा कम हो जा, न्यूट्रॉन बन गया, और फिर ये बैलेंसिंग हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया। इस समय क्या होता है बेटा कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, और उसके बाद ये क्या बनेगा, न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको, यही वाला न्यूट्रिनो वो चीज़ है। बोलो क्लियर हुआ। यहाँ पर बेटा सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो क्या एटॉमिक नंबर कम हो गया। जैसे बोलो 10 प्रोटॉन था, उसमें एक जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या एटॉमिक नंबर 1 से कम नहीं हुआ क्या। अजीब आदमी हो यार, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होकर न्यूट्रॉन बन गया तो क्या प्रोटॉन नहीं बदला, मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो 1 से घट गया यार। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो ये मदर न्यूक्लियस है, फटाक से यहाँ पर होगा Z-1, अरे और साथ में क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। बस ये न्यूट्रॉन तो अंदर ही रहेगा। अरे नहीं आया, मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर साथ में हम प्लस ई दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बेटा, प्लस ई, चार्ज भी तो कंजर्व करने हैं। और ये ई कहाँ से आया, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, के सेल का इलेक्ट्रॉन। अरे यार अब ठीक है, ये कौन सा है, -1 0, यानी इसमें पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस गेन करता है। और ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, न्यूक्लियस का, बताया था। अरे यार ये न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन गेन करा और ये बनाया मदर न्यूक्लियस। वाई से लिख दो, एक्स से नहीं, अरे एक्स से लिख रहे हैं, इसको वाई से लिखो यार, डॉटर न्यूक्लियस को वाई से लिखो, लिखो। मदर मतलब होता है रिएक्टेंट का, और डॉटर मतलब जो बना। अच्छा सुनिए एक चीज़ और, चाचा क्या इसके के सेल में वैकेंसी की रेट हो गई। अच्छा वैकेंसी की रेट होगी तो क्या होगा, उसको भरेगा भी तो, ट्रांजिशन होगा, हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जम करके उसको भरेगा, जैसे ही भरेगा तो एक्सरे निकलेगा। कौन सा निकलेगा, एक्सरे। बात समझ में आ रही है। और एक्सरे में कुछ भी निकल सकता है, के एक्सेस तो निकलेगा ही निकलेगा, और साथ में चूंकि अगर सेकंड का फर्स्ट में है तो सेकंड में वैकेंसी बनेगी, थर्ड का फर्स्ट में है तो थर्ड में वैकेंसी बनेगी, यानी हम बोलते हैं एक्सरे निकलेगा। कभी भी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो एक्सरे निकलता है, यानी एक न्यूट्रिनो तो साथ में निकलेगा ही, साथ में पीछे पीछे एक्सरे भी निकलेगा। बोलो क्लियर। ये जिस दिन थ्योरेटिकल सवाल आएगा ना बेटा, उस दिन याद आएगा कि हाँ एक मंगलवार का दिन था, ठंडी के टाइम में कुछ तो कराया था। बैठना चाहते हो, बैठ जाओ। इतना धीरे बोलोगे,
क्या बोले? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलेगा। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत बढ़िया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे निकलेगी, कंटिन्यूअस नहीं निकलेगा बेटा। आओ लिखें, शांति शांति। प्यारे बच्चों, छोड़ दो। कहीं नहीं न्यूट्रॉन तो कहीं नहीं निकलेगा। हाँ चाचा बातें नहीं, चाचा हो गया बेटा। शांति। मिटाएं। अच्छा ये तो पूरा टेबल लिखना है ना अभी तुम लोग को। आराम से। मॉर्निंग में 4-5 बच्चे तो रेगुलर हो गए हैं ना, आ रहे हैं ना आप लोग? उमा तुम भी वेरी गुड। पढ़ते रहना उसमें एकदम बिल्कुल तबीयत से जनवरी के एंड तक पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो मार्च के मिड के बाद ही होगा। 10 मार्च के बाद ही पड़ेगा डेट, ये तो डन है। पहले 1 मार्च को होता था स्टार्ट, अब 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, 15-20 दिन मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है। क्या 4 बार हो रहा है जेई मेंस? 4 बार हो रहा है, लेकिन मार्च में भी 20 में तो होगा ना, तो उस समय बोर्ड नहीं हो सकता ना, मेंस हाँ। बोर्ड होगा तो मेंस थोड़ा बाद में होगा अप्रैल में। क्या मतलब बोर्ड का पेपर? फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 बार है, उसी बीच में ले लेंगे वो। लेकिन हाँ ये बात है कि 1 मार्च को पेपर नहीं हो पा रहा है। सर 2 अटेम्प्ट के बाद होगा जेई मेंस। अब देखते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो 15 मार्च के बाद का डेट रखेंगे और वो 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक खींचेंगे बोर्ड का पेपर। तबीयत से जनवरी 31 जनवरी तक ढंग से पढ़ते रहना, मैकेनिक्स हो जाएगी। एक आध फ्लूइड यूनिट पकड़ करके उसको भी खींच लेंगे तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। शांति शांति, छोड़ दो। होगा 12th भी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे उसमें, इलेक्ट्रोस्टैट से 12th। उसमें तो एक दिन में एक ही चैप्टर उड़ जाएगा, कैप्सूल में तो 600 घंटे वाला है ना। स्टार्ट तो स्टार्टिंग से ही होगा। कैप्सूल कोर्स 600 घंटे का है, वो शायद जनवरी फरवरी 2 महीने है, 3 महीने 2-2.5-3 महीने कुछ ऐसी है। मैंने देखा नहीं ठीक से डेट शीट। हाँ बेटा बात नहीं। मुंडी ऊपर। चाचा देखिए गामा डीके बेटा प्लीज़। गामा डीके में क्या है? अल्फ़ा डीके हो गया, बीटा डीके हो गया, गामा डीके। गामा डीके तो बहुत सिंपल है। गामा डीके में क्या होता है बेटा? जब न्यूक्लियस में अल्फ़ा डीके होता है या बीटा डीके होता है
तो उसके बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है। जैसे कि एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है। तो ये इमेजिन किया गया है बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, लाइक वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर सभी न्यूक्लियंस अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उनमें भी सर्टेन एनर्जी लेवल्स होंगी। जैसे कि हम लोग एटम्स में के सेल, एल सेल, एम सेल बोलते हैं, उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं। लाइक उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होंगी और वो एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना हो करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, उस लेवल की होंगी, उस ऑर्डर की होगी उनकी एनर्जी। जब अल्फा डीके होता है या बीटा डीके होता है तो कहा जाता है कि आफ्टर अल्फा एमिशन या बीटा एमिशन द न्यूक्लियस फाउंड टू बी एन एक्साइटेड स्टेट, यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियॉन्स है वो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं और हायर ऑर्बिट से जब वापस ग्राउंड स्टेट में यानी लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटॉन निकालते हैं। जैसे कि एटम में होता था डी एक्साइटेशन में, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता था तो जो फोटॉन की एनर्जी होती थी वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती थी। लाइक उसी तरह से जब न्यूक्लियॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटॉन के रूप में एनर्जी निकालते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी एनर्जी होती है, जिसे हम बोलते हैं गामा फोटॉन, गामा पार्टिकल्स। तो गामा दरअसल फोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल पार्टिकल्स है, गामा फोटॉन है, फोटॉन पार्टिकल है, पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसकी एनर्जी का ऑर्डर होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ? तो हम क्या लिखेंगे? आफ्टर अल्फा एमिशन, आफ्टर अल्फा एमिशन, अल्फा और बीटा एमिशन, अल्फा और बीटा एमिशन, द इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस फाउंड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट, द न्यूक्लियस फाउंड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। बेटा बात नहीं करना, फाउंड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट, बेटा ये एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, प्लीज बात नहीं, फाउंड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। अब यहां पर बेटा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं व्हेन न्यूक्लियस बिकम्स इन ग्राउंड स्टेट, देन emits energy, then it emits energy of the order of mega electron volt, energy of the order of mega electron volt, which is called gamma decay, बोलो क्लियर हुआ? कभी भी गामा डीके होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आया, ठीक है। यहाँ पर बेटा कभी भी गामा डीके होता है जैसे कि मदर न्यूक्लियस Z और A, तो यहाँ पर जो डॉटर होगा उसका एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, साथ में गामा पार्टिकल दैट इज फोटॉन निकलेगा, यानी मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस एक्साइटेड स्टेट था तो क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट में आ गया। बोलो क्लियर? यहां तक पूरी तरह से समझ में आया बेटा? एनी प्रॉब्लम? हाँ बोलो बेटा। जब अल्फा एमिशन होता है, अल्फा एमिशन या बीटा एमिशन, तो उसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अल्फा एमिशन या बीटा एमिशन हुआ तो जो भी एनर्जी उसको मिली वो सारा एमिशन में खर्च हो जाता है। हो सकता है अल्फा एमिशन में जो एनर्जी न्यूक्लियस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया, कहीं से भी प्रोवाइड करा गया, उसमें कुछ पार्ट अल्फा एमिशन के रूप में गया और कुछ पार्ट, कुछ न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो पीछे से गामा निकलता है। बिल्कुल, यानी गामा तभी होगा जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेशन होता है अल्फा या बीटा के बाद, इसलिए बोलते हैं अल्फा डीके होगा तो गामा निकलेगा, बीटा डीके होगा तो गामा निकलेगा, हमेशा, ऑलवेज। और एक बात और बेटा प्लीज, एसी वर्मा है
एस.सी. वर्मा, कोई पढ़ा लिखा है? कोई नहीं है? दैट बैल बुद्धि। देखिए आज आकर के आप एस.सी. वर्मा बुक में देखिएगा, पूरे एक पेज पर, नहीं ग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं कल का बोल दिया था, पूरे एक पेज पर इधर थ्योरी लिखी है और इधर एक ऐसे करके पेज के ये वाला लेफ्ट वाला पेज होगा, खोलोगे तो ये राइट, ये लेफ्ट, लेफ्ट वाले पेज में कॉर्नर में एक ऐसे बॉक्स बनाया था, लंबा सा बॉक्स बनाया है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यूरेनियम से पीबी तक आने में, 82 तक आने में सीरीज ऑफ डीके होता है। यानी जैसे अल्फा एमिशन हुआ तो जो न्यूक्लियस रहा बना वो फिर एक्साइटेड स्टेट में है, तो फिर उसमें बीटा डीके हुआ, फिर उसके बाद फिर एक्साइटेड स्टेट में है तो बीटा डीके हुआ, फिर अल्फा हुआ, फिर बीटा नेगेटिव, कभी बीटा पॉजिटिव, ऐसे करके पूरा सीरीज दिया उन्होंने और फाइनली पीबी तक आया। हम लोग को ये सीरीज नहीं देखना है कि सर यूरेनियम से पीबी तक आने में हाउ मेनी अल्फा, ये नहीं पढ़ना है, हाउ मेनी बीटा, ऐसे करके नहीं पढ़ना। हमें क्या पूछेगा ज़्यादा ज़्यादा, बोलेगा यार एक एक्स था, इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए लेटर सपोज 114 है और लेटर सपोज गलत हो जाए तो दिल पे मत ले लीजिएगा, ठीक है, या 92 कर लीजिए, 92 है, 256 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये y बना और मान लीजिए 82 बना और यहाँ बना 250 या 249 बना, तो बोला बताइए कितने अल्फ़ा और कितने बीटा, ऐसे करके सवाल आएगा। तो हम बोलेंगे देखो सर अल्फ़ा निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, देखो मास नंबर में चेंज कभी भी बीटा नहीं करा सकता है, मास नंबर में चेंज हमेशा अल्फ़ा कराएगा। तो हम बोलेंगे सर कितने का चेंज हुआ है ना, एक अल्फ़ा के निकलने से मास नंबर 4 से कम होता है, मान लो 48 हो गया तो 4 से कम हो गया, तो पहले अल्फ़ा काउंट कर लेंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 2 निकलेंगे ना, क्योंकि 2 अल्फ़ा निकलने से 8 की अंतर आएगा, 8 कम होगा, तो हम बोलेंगे सर अल्फ़ा तो 2 हो गया। अब बोलेगा बीटा नेगेटिव, बीटा अगर केवल बोलेगा हाउ मेनी बीटा तो समझ के चलेंगे बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव रहेगा तो बोलेगा कि हाउ मेनी बीटा पॉजिटिव। अब बोलेगा बीटा कितना है तो बोलेंगे देखो अल्फ़ा निकलने से ना एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, तो देखो ये 2 है, यानी ये 2 मतलब हो गया कि 2 अल्फ़ा निकलना था, 4 से कम होना चाहिए, तो 92 से कम होके 88 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 82 आ रहा है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है और कम हो गया है, तो कितना होगा, 4 बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव, हाँ, क्योंकि बीटा नेगेटिव होने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ जाता है ना भाई, बीटा नेगेटिव निकलता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। एक मिनट, इसको मान लो 90 है, अब बताओ कितना बीटा होगा, बीटा नेगेटिव कितना होगा, 2 है ना, क्योंकि देखो अल्फ़ा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए 88, लेकिन है कितना 90, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा कैसे, बीटा से, तो बीटा नेगेटिव यानी 2 बीटा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और मिलेगा आपको, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन तो बना लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं आएगा कि चलो भाई रिएक्शन में देखो यूरेनियम से पीबी तक हाउ मेनी अल्फ़ा हाउ मेनी बीटा, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बोलो क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है कि एक बार अल्फ़ा एमिशन से वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए, हो सकता है फिर ज़रूरत पड़े, बार बार निकलता रहेगा, तब तक निकलता रहेगा जब तक कि पीबी नहीं बन जाएगा, स्टेबल मतलब 82 नहीं हो जाता है, तब तक एमिशन होते रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? चाचा सुनना, मेरी बात तो सुनो, अभी बात करता जा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बेटा। रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर से प्रेशर, बाहर से टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिव डीके हो जाएगा, नहीं, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा। कोई न्यूक्लियस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एमिशन कर देगा और कोई न्यूक्लियस करोड़ों साल लग जाएगा तब भी एमिशन नहीं करेगा। अनस्टेबल न्यूक्लियाई का कोई प्रिडिक्शन नहीं कि कब ये डीके करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, कभी भी एक साथ नहीं निकलते अल्फ़ा बीटा गामा, कभी भी एक साथ नहीं निकलेगा। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, तो ऐसा थोड़ी न्यूक्लियस से 2 अल्फ़ा 2 बीटा साथ साथ, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा वन टाइम पर एक ही एमिशन निकलेगा, नहीं एक ही पार्टिकल निकलेगा, या तो अल्फ़ा या तो बीटा, एक टाइम पर एक ही निकलेगा। यानी हमेशा एमिशन एक साथ कभी नहीं होगा कि अच्छा
ये यहाँ यूरेनियम से पीवी तक आने में 8 अल्फा और 4 बीटा, एक साथ 4 अल्फा और बीटा निकल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एक एक करके निकलेंगे। अल्फा एमिशन होगा, फिर न्यूक्लियस की जो हालत होगी उस हालत के अनुसार कितनी एनर्जी अवेलेबल है, क्या डिसबैलेंसिंग है, बैलेंसिंग, वो चेक होता है। फिर उसके बाद एमिशन निकलता है, फिर बनता है डॉटर, फिर वो रेडियो एक्टिव होता है, फिर उसमें चेकिंग होती है कि अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी एमिशन की ज़रूरत है, फिर वो एमिशन होता है। तो एक एक करके निकलता है, 1 बाय 1 करके निकलता है, नेवर एक साथ निकलेगा। बोलो क्लियर। और जब भी अल्फा एमिशन होगा या बीटा एमिशन होगा तो अल्फा एमिशन के बाद सीधा गामा निकलेगा पहले तो, यानी अल्फा जब होगा तो उसके बाद वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो न्यूक्लियस पहले तो अपना ग्राउंड स्टेट आएगा और उसमें गामा निकाल देगा, फिर देखेगा कि अब बीटा की जरूरत है कि अल्फा की जरूरत है, पता चला बीटा की जरूरत है, बीटा एमिशन निकलेगा, फिर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा, फिर गामा निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब जब अल्फा या बीटा होगा उसके पीछे, ठीक पीछे गामा जरूर होगा। हाँ बोलो। एक साथ, मैंने क्या बोला, एक साथ कभी भी 2 पार्टिकल, चाहे 2 अल्फा और 2 बीटा हो, कभी नहीं निकलेंगे। एक टाइम पर एक ही एमिशन होगा, उसमें एक ही पार्टिकल निकलेगा। बोलो क्लियर। बताओ, रेडियो एक्टिविटी बाहर वाले प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि हथौड़ा मार के कमबख्त को फोड़ देते हैं? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या टाइम फिक्स होता है कि कितने टाइम में कोई डिके करेगा? रैंडम, बिल्कुल, मतलब स्पॉन्टेनियस है, टाइम फिक्स नहीं है। कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए, कोई करोड़ों साल तक ड्रामा चालू है, ड्रामा पता नहीं कब फूटेगा कमबख्त। तो लिखिएगा बेटा नोट में करके, पहली बात, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज अ, नोट में करके पहली बात देखिए, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर एंड it will be not affected by external pressure or external temperature. It will not be affected by external pressure or external temperature. दूसरी बात लिखिएगा, the time of decay, second point लिखिएगा बेटा, the time of decay also not fixed. Any one nucleus may disintegrate in fraction of second. Any one nucleus may disintegrate in fraction of second. Any one nucleus may disintegrate, disintegrate को decay भी बोलते बेटा, may disintegrate in fraction of second, whereas other nucleus may disintegrate in many years, after many years, या in many years लिखेंगे ना, in many years मतलब कई सालों में टूटता है, in many years। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा लिखिएगा बेटा हेडलाइन, लॉ, हाँ बोलो, देखता हूँ, तो सैंपल की बात होती है ना, तभी तो उसको टूटने में इन्फाइनाइट लग जाता है। अबे फर्स्ट ऑर्डर में पूरा सैंपल जाने में इन्फाइनाइट टाइम लगती है। अरे तुम देखो तो सही, कहाँ बात कर रहे हो तुम, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लिखो। देखो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, सुनो बेटा, देखिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं। और इसमें समझिए, जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई सैंपल है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिए प्लीज़, सुनिए, इधर ध्यान दो, ये क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव सैंपल, ये रेडियो एक्टिव सैंपल, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, सब के सब कौन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो कोई न्यूक्लियस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टूटेगा और कोई
कई सालों अरबों साल लग जाएंगे, खरबों साल लग जाएंगे तो भी नहीं टूट रहा। ठीक है, तो ये अगर सैंपल है बेटा जिसमें कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे हैं, तो इसमें ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके लगेगा। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके स्टेट्स दैट कि द रेट ऑफ डिके, पहली बात सुनिएगा ध्यान से, द लॉ स्टेट्स दैट, बहुत आराम से सुनना, द लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं बेटा, प्लीज सुनिएगा और लिखिए नहीं, पहले समझिए। द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल, मेरी बात सुनिएगा, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल, आराम से, सैंपल में कितने न्यूक्लियाई एक्टिव है इस बात पर डिपेंड करेगा। सुनिए, मान लीजिए बेटा किसी टाइम पर मैंने माना कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मैंने देखा n, जैसे कि मैंने देखा कि ये सैंपल मैंने कहीं से देखा, प्राप्त करा। जब मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में जब हमने देखा तो पता चला कि इसमें 1 करोड़ न्यूक्लियाई एक्टिव हैं, यानी अभी वो टूटे नहीं हैं, कुछ टूट गए होंगे पहले से, उससे मतलब नहीं है। जो मेरे को t बराबर जीरो का मतलब होता है व्हेन वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व, जब हम देखना शुरू करते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n0 है। आराम से सुनिएगा, अब मैंने यहाँ से टाइमर लगा दिया, मैंने कहा देखा अच्छा फुटता जा रहा। अब t टाइम पर मैंने देखा कि द एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज n, एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज n। जैसे 1 करोड़ पटाखे थे, अब आग लगी हुई है, फूटते जा रहे, तो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना भाई, डिक्रीज, एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज करता जाएगा। जो फूट रहा है वो समझो स्टेबल हो रहा है ना, और ऐसे करके डिक्रीज होता जा रहा है। अरे 10 पटाखे फूट गए, अरे यार 10 पटाखे फूट गए, फिर 100 फूट गए, फिर ऐसे फूटता जा रहा है। तो अब देखते कम होता जा रहा है एक्टिव न्यूक्लियाई। तो देखा ये क्या बेटा, बिल्कुल आराम सुनना, इन फर्दर टाइम t प्लस dt, यानी मैंने फर्दर dt टाइम, थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ा dt, तो मैंने देखा कि एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो dn टूट गया, टूट गए, तो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बचे गए, n माइनस dn। तो बेटा यहाँ पर रेट ऑफ डीके, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, तो हम बोलेंगे सर dn न्यूक्लियाई टूटा इन टाइम dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके। बात समझ में आ रही है? और इसके आगे माइनस लगाएंगे, वाई माइनस, क्योंकि एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल डिक्रीजिंग विद टाइम, एक्टिव न्यूक्लियाई घट रहा है इसलिए मैंने माइनस लगाया। बोलो क्लियर हुआ? तो dn बाई dt क्या है बेटा, dn बाई dt क्या है, रेट ऑफ डीके। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स वाई यहाँ माइनस लगाया, माइनस साइन। अब कोई बोले रेट ऑफ डीके तो माइनस dn बाई dt बोलना है, अब को बोले रेट ऑफ डीके तो माइनस के साथ dn बाई dt। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में एक्टिव न्यूक्लियाई ज़्यादा है तो 1 सेकंड में ज़्यादा टूट रहे थे, जैसे जैसे एक्टिव न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं 1 सेकंड में अब कम टूट रहे हैं, फिर और कम हो गए 1 सेकंड में और कम टूट रहे हैं, फिर और कम हो गए 1 सेकंड में और कम टूट रहे हैं। मतलब पहले एक्टिव न्यूक्लियाई बहुत सारे हैं तो 1 सेकंड में ज़्यादा टूट रहा है, एक्टिव न्यूक्लियाई कम हो गए तो 1 सेकंड में कम टूटेगा, फिर 1 सेकंड में और कम टूटेगा। ये कितना अच्छा लॉ है, ये ढूंढा गया, बहुत काम हुआ इसका, बहुत यूज हुआ। बात समझ में आ रही है? यहां पर बेटा इसको किसने खोजा, रदरफोर्ड ने। अरे रदरफोर्ड वही बाबा, पुराने बाबा। देखिए अब इस रेट ऑफ डीके, सुनिए ध्यान से बेटा, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जहां पर लैम्डा को बोलते हैं बेटा डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। सुनिए एक बात सुनिए ना, अरे भाई इट इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो ये कांस्टेंट दिया, दिस इज अ डीके कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ रेडियो एक्टिव डीके।
अगर कोई सैंपल आपने देखा तो आप बोलेंगे इसमें लैम्डा, हर सैंपल का अपना एक लैम्डा फिक्स होगा, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी देखो, अभी आगे एक्सप्रेशन बताते जाएंगे कितना रोल है इसका। लिखो यहां तक। क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना। कल आधे टाइम में थोड़ा सा क्वेश्चन करा देंगे, या थोड़ा बहुत बचा भी रहेगा तो आधे टाइम में हो जाएगा। कल सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, ठीक है? कल से सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा। बेटा प्लीज़, शांत। बोलो, बताता हूँ। इसमें इनफाइनाइट टाइम लग जाता है बेटा। आधा होता जाएगा, आधा होता है इनफाइनाइट टाइम। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटाया ना? अरे कमबख्त, कहाँ फंस गया? हाँ बोलो बेटा, बोलो। अभी आएगा समझ में, रुक जाए। मिटाए, देखिए देखिए, सबसे पहली बात तो शांत, इस तरह का जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि सैंपल में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस हैं, वो डीके होके स्टेबल होते जा रहे हैं, तो रेट ऑफ डीके इज फाउंड टू बी द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल। प्रोपोर्शनलिटी होता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है एक्टिव न्यूक्लियाई अगर हाफ हो गया तो रेट ऑफ डीके भी हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो रेशियो बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है। अगर ये हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है तो ये भी 1/4 हो रहा है। सो देर इज सम कांस्टेंट। ये रेशियो का अगर डिवीजन करा जाए तो एक कांस्टेंट मिलता है। दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म, ये हैवी मैथमेटिकल टर्म, एंड इट इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन रेडियो एक्टिव डीके। अभी समझिए, देखिए और चीज बताता हूं। जैसे सबसे पहली बात तो बेटा, ये जो लैम्डा है डीके कांस्टेंट, ये देखिएगा जो लैम्डा है डीके कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है बैकुरेल। हाँ, इसको हम बोलते हैं बैकुरेल। ऐसा यूनिट इसका होता है बैकुरेल, जिसको हम लोग सिंपली BQ लिखेंगे। अनदर यूनिट होता है क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सब अनदर यूनिट्स हैं। अनदर यूनिट्स होता है, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, क्यूरी CI, क्यूरी है, रदरफोर्ड है। प्लीज यार, प्लीज सुन लो। यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्यूरी है और बैकुरेल, इनका यूज है आपको ज्यादा पड़ेगा। यानी ऐसा यूनिट बैकुरेल और अनदर यूनिट क्यूरी। दरअसल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता। अच्छा, एक चीज और, बैकुरेल को ही डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डिसइंटीग्रेशन पूरा लिख देते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डीके पर सेकेंड। रुक जाना बेटा, अगर आपसे कोई बोले कि लैम्डा का ऐसा यूनिट, प्लीज लैम्डा का ऐसा यूनिट, तो आप बोलते हैं बैकुरेल, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी बोलेंगे। कैसे, देखो ना, DN यानी डिसइंटीग्रेट हुआ पर सेकेंड,
बराबर लैम्डा एन का तो कोई एन तो नंबर है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं यूनिट में। तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज द अनदर इज द यूनिट, जिसे बैकुरल बोलते हैं। यहाँ पर बेटा ओए पर सेकेंड होगा, ओए डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और यहाँ पर बेटा सुनिए, पहले इसको शॉर्टकट में DIS लिख देगा, कंफ्यूज मत होना। ये सब जो टर्म्स हैं वो मीटर पर सेकेंड वाले नहीं है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें आदत में रहता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो होता है बैकुरल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यहाँ पर बेटा 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्यूरी में दे देगा लैम्डा की वैल्यू और हमें ऐसा यूनिट में चाहिए होता है। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैकुरल। हिलाना जरा। और रदरफोर्ड का दिया 10⁻6 रदरफोर्ड, है ना। 1 बैकुरल बराबर है ना 10⁻6 रदरफोर्ड। देखिए ये ज़्यादातर आपको ऊपर वाला रिलेशन ज़्यादा यूज़ होगा। जानते हो कैसे बोलेगा? बोलेगा एक रेडियो एक्टिव सैंपल, उसमें रेडियो डिके हो रहा है, उसका यार लैम्डा जो है वो 2 क्यूरी है। अब आपसे बोलेगा चलो भाई 5 सेकंड बाद बताओ एक्टिव न्यूक्लियाई की नंबर कितने हैं, वो हम समझाएंगे अभी। तो उसमें आपको लैम्डा की वैल्यू की ज़रूरत होगी, क्यूरी में दिया, जबकि ऐसा यूनिट बदलना है। तो 1 क्यूरी इतना बैकुरल के बराबर। नोट कर लो बेटा, ये वैसा ही है जैसे बचपन से आप ना इसको कभी पढ़े नहीं है, देखे नहीं है अभी। मीटर पर सेकेंड, फोर्स, प्रेशर, ये सब सुनते आ रहे तो आसान लगता है, लेकिन जब ये पढ़ते लोग तो बड़ा अजीब सा फील होता है। पहली बार पढ़ते ना जैसे, वैसे ही फील होता है। इसको एक बार घर पे रिवाइज़ करना होगा, एक बार ढंग से पढ़ना होगा, लिख के पढ़ना होगा, रिवाइज़ करना होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ आसान सा है। अच्छा उल्टा है, सॉरी वही मुझे लग रहा था। 1 रदरफोर्ड इक्वल टू 10⁻6 बैकुरल। ओके, 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁻6 बैकुरल होता है। हाँ हाँ यूनिट बोल देते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। शांत भाई, हो गया बेटा? इधर की साइड मिटाऊं? शांत ए। बेटा बात नहीं, ओए देखिए दूसरी बात बेटा, दूसरी बात सुनो बेटा प्लीज़। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, डीके कांस्टेंट का यूनिट हम लोग को आइडिया मिल गया। दूसरी बात सुनना, अगर हमसे कहता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए सैंपल, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट, सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट, बहुत आराम से सुनना बच्चों, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट। देखो अच्छा देखो, किसी सैंपल में मान लीजिए कि जब हमने देखना शुरू करा t बराबर 0 तो एक्टिव न्यूक्लियाई N0 है। N0 इज व्हाट? इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। प्लीज सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, N0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। मान लीजिए किसी टाइम t 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 500 साल बाद, बोले बताओ सैंपल में एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होंगे। हमें एक्टिव न्यूक्लियाई किसी टाइम पर फाइंड करना होगा, तो हम बोलेंगे बेटा कि वी नो द रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। हम क्या करते हैं, डी टी को उठा के इधर लाते हैं, एन उठा के इधर लाते हैं, तो डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी और माइनस उठा के इधर कर देते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं और t बराबर 0 पर एक्टिव न्यूक्लियाई N0 है
और T बराबर T पर एक्टिव न्यूक्लियाई N है उंडी पर। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान देना, ये लॉग होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। तो नेचुरल लॉग ln एट n है ना, n और लिमिट क्या बेटा n0 से n और इज इक्वल टू क्या है माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा और dt का डेफिनेशन क्या है t, 0 से t। अब बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln अपर लिमिट n माइनस और लोअर लिमिट n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा और t माइनस 0 तो t हो जाएगा और log m माइनस log n log m बाई n, तो ln n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लैम्डा t और ln हटेगा तो उधर एक्सपोनेंट हो जाएगा, तो n अपॉन n नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। सो वी हैव नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज गिवन बाई n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t इज द फॉर्मूला। ये आपका नंबर ऑफ एक्टिव, अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से मिलता जुलता नहीं है, एग्जैक्टली वही आ रहा है, n बराबर n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। व्हाट इज n नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। व्हाट इज n, एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम। लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, e इज द एक्सपोनेंट एंड t इज द, ए भाई शांत, बहुत, हाँ बिल्कुल पढ़ना था, यही पढ़ाया था, हाँ ये पढ़ा था, हमने एक्स्ट्रा पढ़ाया था, रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया था। हाँ, तो ये रेडियो एक्टिविटी तो है, और जिसने भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा उसको रेडियो एक्टिविटी का आइडिया रहता है। बेटा शांत, और अगर केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बनाएंगे आप तो आपको डेफिनेटली रेडियो एक्टिविटी का न्यूमेरिकल आसान लगेगा। कार्बोडेटिंग कराया था, थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया था, बता दिया। हाँ बस बस उतना ही पढ़ना है हम लोग को, उतना ही जानना है बस। शांत है, अरे कमबख्त क्या फंस रहा है यार, तार होल्ड हो रहा है वो, हाँ? तार बीच में होल्ड हो रहा है ना। शांत भाई, ए चाचा मिटाएं, कहाँ लिखा तो, इधर की साइड मिटाऊं, इधर की साइड। बेटा घर पे जाके एक बार ज़रूर रिवाइज करना तो परफेक्शन आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप इसे अच्छे से करना चाहते हैं तो जितना पढ़ाया गया है घर पे जाके जो भी नोट्स में लिखा उसे एक दो बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना तो ही परफेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये बहुत तेज़ी से गायब हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं पड़ेगा क्या पढ़े थे। शांत, ए शांत। अच्छा बेटा यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि n वर्सेस अगर t ग्राफ खींचें, n वर्सेस t ग्राफ, देखो इसीलिए कहा जाता है कि एक सैंपल में सारे के सारे एलिमेंट को, इसीलिए बोलते हैं कि किसी सैंपल में सारे के सारे न्यूक्लियाई को कंप्लीट डीके होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखिए n है और t है। देखिए बेटा ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंट का इक्वेशन है, ऐसे होता है t बराबर 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n नॉट है, यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल बहुत लंबे समय बाद जा कर के एक्टिव न्यूक्लियाई 0 होगा, सब का सब कंप्लीटली डिके होगा। ऐसा होने में बहुत लंबा समय लगता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल अगर मिल गया तो पूरा 100% डिके होने में अरबों खरबों साल लग जाएगा, इसलिए एक्सपोनेंट का ग्राफ इस तरह का चलता है। देखिए बेटा प्लीज़ प्लीज़ यार बात नहीं करो प्लीज़।
ए चुप रह, प्यार से बोलते सुन ही नहीं रहा। का चांटा खींच के पड़ेगा ना तब ठीक रहेगा। हाँ भाई लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिए। इधर मिटा दूँ, लिखिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा पूरा कहानी, और क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। हाँ बहुत सही, मिटा बेटा, लिखिए हाफ लाइफ। बेटा प्लीज सुनो, देखिए हाफ लाइफ का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। हाफ लाइफ का डेफिनेशन है कि जितने टाइम में एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ हो जाते हैं, आधे डिके कर जाएंगे, आधे बचेंगे, फिर उसके नेक्स्ट टाइम में फिर उतना ही आधे बचेंगे, आधे टूट जाएंगे। इसलिए बोलते हैं हाफ लाइफ होता है कि द टाइम in which the active nuclei, the number of active nuclei in a sample, the number of active nuclei in a sample become half. अच्छा ये बहुत मज़े की बात है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा तभी ये लॉ दिया गया है। ये ऐसे एक दिन का लॉ नहीं होगा, कई सारी बातें इसमें सोची गई। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर क्या किया गया होगा, जैसे देखिए पहले ना देखा गया हो कि t बराबर 0 पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, ये काउंट किया गया हो तो n0 है। अच्छा काउंट भी कैसे किया, रेडिएशन की इंटेंसिटी देखा होगा, तो वो अपना काम चल रहा है, उसका टेंशन मत लो, n0 काउंट हो गया। तो ये बड़ा गजब का चीज़ ढूंढा गया कि जैसे हाफ लाइफ t है, इस सैंपल का हाफ लाइफ अगर 6 महीना है तो हर 6 महीने पर जो भी सैंपल आप जितना भी एक्टिव देख रहे हैं वो आधे हो जाएंगे। अच्छा फिर मज़े की बात है, फिर अगले 6 महीने बाद एग्जैक्टली उसके बाद जितना भी बचा फिर उसका आधा हो जाएगा। ये चीज़ कौन ढूंढा था, रदरफोर्ड ने। इसलिए तो मज़ेदार चीज़ है, इसलिए तो कांस्टेंट टर्म भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हुआ, तभी तो नहीं लॉ दिया रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जिसमें लैम्डा का टर्म आया कि देयर इज सम कांस्टेंट। टूट रहा है, देखो t बराबर 0 पर सैंपल देगा 1 करोड़, फिर देगा अरे 50 लाख हो गया, फिर देगा 6 महीने बाद 25 लाख, ऐसे बार बार होता जा रहा था बेटा प्लीज़। इसलिए ये चीज़ें बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइजिंग चीज़ है। कितनी अच्छी चीज़ है, अगर आपसे बोल दे यार कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है तो हम बोलते हैं सर उसके साथ हाफ लाइफ भी कांस्टेंट होगा, उसका हाफ लाइफ डिफाइंड होगा, बिल्कुल डिफाइंड होगा, वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी। और अगर हाफ लाइफ डिफाइंड है तो हम बोलते हैं एक कांस्टेंट है डीके कांस्टेंट, यानी डीके का भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक टूटने में एक लॉ फॉलो हो रहा है, हर हाफ लाइफ में आधा टूट रहा है, फिर अगले हाफ लाइफ में आधा टूट रहा है, देयर इज द सम लॉ, इसी में डीके कांस्टेंट आया। तो हाफ लाइफ हर सैंपल का फिक्स होगा, बोल दिया 1 ईयर तो इसका 1 ईयर में हर 1 साल में वो आधा ही होगा। तो ये कितनी अच्छी बात ढूंढ के निकाला। अच्छा इसमें देखिए अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट अनदर अगला हाफ लाइफ तो 3t हो जाएगा। बताइए यहाँ कितना होगा, जल्दी बताइए, n0 बाई। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, जब आप एक हाफ लाइफ बोलते हैं तो n0 इंटू 1/2 की पावर 1 आ रहा है। जब आप 2 हाफ लाइफ बोलते हैं तो n0 इंटू 1/2 का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा सोचो 3 हाफ लाइफ के बाद, यहाँ से 3 हाफ लाइफ तो यहाँ कितना आ रहा, देखो तो ज़रा ध्यान से, 1/2 की पावर 3 आ रहा है। अच्छा मैं बोलूँ 10 हाफ लाइफ के बाद n0 इंटू 1/2 की पावर 10। उसी तरह से मैं बोलूँ n हाफ लाइफ के बाद बताओ हाउ मेनी सैंपल एक्टिव इन द न्यूक्लिया इज एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल, तो 1/2 की पावर n। तो रुकिएगा ध्यान से,
तो इसलिए सो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल गिवन बाई n0 1/2 की पावर स्मॉल n। रुकना बेटा, हो सकता है सवाल बोले यार कोई सैंपल है, जब देखना शुरू किए t बराबर 0 तो एक्टिव न्यूक्लियाई है 1 लाख, बोलेगा चलो भाई 5 हाफ लाइफ के बाद बताओ हाउ मेनी एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल, तो बोलेंगे 5 हाफ लाइफ, तो n0 1 लाख 1/2 की पावर 5 रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नहीं आया? रुकिए, अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ देगा तो ये लिखेंगे n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। अब यहां पर बेटा अगर मान लीजिए क्योंकि t बराबर है n इंटू कैपिटल T, देखो है ना n हाफ लाइफ्स, तो समय कितना होगा n इंटू टी, तो n की वैल्यू यू कैन राइट t अपॉन कैपिटल T। तो कभी कभी ये होगा कि चलो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स नहीं दिया, बोला चलो भाई 5 साल बाद बताओ कितना एक्टिव न्यूक्लियाई बचेगा, और आंसर देना हाफ लाइफ के टर्म में, तो यहाँ पर n की जगह क्या रख देंगे स्मॉल t अपॉन, तो ये हमारे पास ये भी आ जाएगा, एक दूसरा फॉर्मूला आ गया बेटा, n बराबर n0 1/2 स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। नहीं आया समझ में? ये जितने फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, अगर आप जाके घर पे आज ठीक से प्रैक्टिस करके आप ठीक से समझ के लिख लीजिएगा, दोबारा रफ में प्रैक्टिस करके, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ये डेरिवेशन आ गया ना तो बस आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने सही कहा था। तो ये पूरा आपको आज ढंग से रिवाइज करना है, परफेक्शन बिल्कुल लाना है इसमें, कभी भी पूछा जाए बिल्कुल परफेक्टली आप उसका फॉर्मूला बता सकें। टाइम कितना हो रहा है? बच रहा है टाइम? बेटा प्लीज, ओए अरे हो गया, कितना बात करता है यार, पता नहीं यहाँ पे तुम लोग बात करने आते हो क्या करने आते। इतने पैसे में तो किसी गरीब को सेवा हो जाती है भाई। कहाँ एडमिशन कराए थे इतना फीस दे करके, बढ़िया ठंडी में कंबल बांट देते जितना फुटपाथ पे सोता है लोग, क्या ज़रूरत है इतना एडमिशन कराने का। नॉर्मल स्कूल में पढ़ते ट्यूशन करते बात ख़त्म हो जाती, पढ़ना ही नहीं था तो क्यों कोचिंग करा। उसी घड़ी को उसी समय को कोसते होंगे, वो कौन सा समय था जब हमने ये फैसला लिया था। जब तक आप में ना जानते हो, एक बच्चा मेरे पास आया 3 दिन 4 दिन पहले और वो मेरे से बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला बेटा तुम्हारा 2021 भी ना हो पाएगा। बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा वो थोड़ा नाराज़, शकल एकदम बिल्कुल नाराज़ सा, सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, झल्लाता हुआ। तो हमने बोला बेटा उसी साल होगा जिस साल तुम पूरा 100% अपना एफर्ट देगा। अगर तुमने ना इसमें 1% की भी कमी रखी ना तो ये पुराना ज़माना नहीं है, 1975 1970 का ज़माना नहीं है कि गवर्नमेंट घर से आती थी उठा के ले जाती थी कि सरकारी नौकरी करानी है। ठीक है, ये कंपटीशन ऑल इंडिया कंपटीशन है भाई। डॉक्टर बनना आज की तारीख में आसान नहीं है। 720 में 615 नंबर लाने पड़ेंगे। 615 नंबर लाने के लिए तुमको 100% देना पड़ेगा। तो उसके बाद समझ में आया कि बात तो सर सही कहा। उसके बाद वो बड़े प्यार से धीरे से पैर छू के निकल लिया, बोला ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, मैं ज्ञान की बातें बता रहे हैं सर। हमने कहा भी ज्ञान की बातें बता जरूर रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन तेरे को यही ज्ञान समझ में आएगा कि हाँ बात तो सही था। इसलिए बजाय बेइज्जती करवाने के क्यों ना ऐसा करे कि जम के एक 100% डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ी ले। 6-7 महीना ढंग से पढ़ना है बस। मान लो मई में हो गया तो 4 महीना ढंग से पढ़ना है, तबीयत से एकदम जम के फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। सिलेक्शन हो जाए, जेई का पेपर हो, जेई भी मई तक हो रहा है, सिलेक्शन हो जाए कॉलेज में, फिर तो यार कॉलेज की लाइफ एंजॉय करना। स्कूल से कॉलेज में जो जाने में जो बीच का ड्यूरेशन है, इसमें सिंसियरिटी के साथ पढ़ना होगा। और अगर तुमने 100% नहीं दिया ना तो जलालत, जलील,
कई लोगों के साथ होना पड़ेगा, सामने होना पड़ेगा, बुआ का फ़ोन आएगा, पता है रिजल्ट गड़बड़ हो गया। अच्छा, अगर तुम्हारे फैमिली में किसी का हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो बेटा उसके बाद तो तुम फिर तो बेटा तकिया में मुंह छुपा के लेटना पड़ेगा। ए शांत, और जिस कमरे में तुम पढ़ते हैं ना उसी कमरे में बेड में तकिया छुपा के 2 दिन तक तुमको कोप भवन में जाना पड़ेगा। उसके बाद मम्मी पापा बाहर से देखेंगे ड्रामा, एक दिन तो बोलेगा अच्छा ठीक है कम वक्त पढ़ने के लिए मैंने क्या नहीं किया, ऐसे लाइट डालो, मैंने क्या नहीं किया इस बच्चे के लिए, ये ट्यूशन, ये कोचिंग, ये किताब, वो किताब, सारी फैसिलिटी। पापा डायलॉग मारेंगे, एक भी इसको मैंने अपना काम नहीं दिया, जो भी काम था हम खुद करते थे, बैंक जाना हो, बिजली बिल जमा करना हो, ये करना हो, हमने कभी इसको नहीं कुछ कहा। लड़कियों को मम्मी बोलेंगी हमने एक बर्तन तक नहीं साफ करवाया। ऐसा घर के कोई काम नहीं करवाया। और ये देखो उस लड़की को, देखो उसके मम्मी पापा खर्च भी नहीं किया, देखो कितना हो गया। शांत, और वो कहीं ना कहीं सही भी है भाई, क्योंकि आपके लिए जो अब वो बैठ के पढ़ रहा है और बात कर रहा है, वो पीछे मुड़ के बात कर रहा है, उसको पता नहीं कि हर 1 मिनट का यहाँ चार्ज लगा हुआ है। तूने जितने फीस दिया होगा उसको 1-1 मिनट में डिवाइड कर ले, तो 1 मिनट बात किया उतना पैसा तो अपने पापा मम्मी का धो दिया, ख़त्म, जा भाई गया। और अगर तू 100% डिटरमाइंड होता बोलता नहीं यार मेरा 1-1 मिनट इस कोचिंग के लिए ज़रूरी है, बहुत पैसे भरे मेरे पापा ने, और जब तुम फीस नहीं देते हो ना तुम्हारे पापा मम्मी को सुनाया भी जाता है कि सर नहीं मैं बच्चे नहीं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल नहीं ना, उस समय तुम्हारे पापा में बोलते हैं नहीं यार मेरे बेटे को पढ़ा दो यार, मेरे बेटे को पढ़ा दो यार। तो वो जो फील जो तुम ऑफिस का रूम में देख लोगे ना बाहर से कैमरे से, तो तुम खुद डिटरमाइंड नहीं अब इस कोचिंग मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत बार्गेनिंग करा, पैसे के लिए बहुत उठा पटक हुई, तब जाके पापा फिर बोले नहीं चलो देते इतने पैसे। तो वो जो तुम डिस्कशन सुन लोगे ना तुम्हारी खोपड़ी गर्म हो जाएगी, भाई मैं तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत खर्च किया पापा मम्मी ने। तो वो जो ड्यूरेशन है ना वो तुम्हें बताया नहीं जाता, पापा वो छुपा लेते हैं, सर ये बताते नहीं हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो पापा में बोलते चलो मेरा ये ड्यूटी था मैंने करा, मैंने इस बच्चे के लिए अवेलेबिलिटी करा इतना। लेकिन तुम नहीं जानते बेटा कि तुम्हारे पीठ पीछे कितनी रिसोर्सेज काम करती हैं, और तुम मज़े से आते हो हाँ ही उधर, ठीक है बेटा। और तुम्हारे पापा में अगर ये हरकत देख लें तो उन्हें बहुत दुख होगा अंदर ही अंदर, यार ये तो बड़ा गलत बात है यार, हमने पैसे कहाँ से जुटाएं कम वक्त, और ये उतने पैसे में तो हम बहुत काम कर लेते हैं। तो दैट्स वाई थोड़ा सा ना एक आपको मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, जब आप 12th में, हम लोग टीचर्स बाहर बात करते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग जितने भी टीचर बाहर बात करते हैं तो कभी कभी ऐसी बात होती है, आप लोग ऐसे रेलिंग पे खड़े रहते हैं, उड़दंग मचाते रहते हैं, तो हम लोग खुद बात करते हैं कि ये बच्चे, इनका ये टाइम था कि गज़ब पढ़ना चाहिए था, इस टाइम पे ये किसी और चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो इनका ये हालत इतना बुरा होगा, इनकी फैमिली की हालत बुरी होगी, इनकी फैमिली की हालत बुरी होगी, इनकी तो होगी इनकी फैमिली भी सफ़र करेगी। आपको लगता नहीं है आप अगर सिलेक्ट नहीं होंगे तो आपका पापा मम्मी को कितना जलालत झेलना पड़ेगा, क्योंकि पापा किसी ऑफिस में जॉब करते होंगे, वो बोलते होंगे अरे मेरा बेटा तो यहाँ पढ़ता है, अरे मेरी बेटी तो यहाँ पढ़ती है। बगल में बैठे होंगे शर्मा जी, अरे मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, होली पब्लिक में ट्यूशन पढ़ते हैं, अच्छा अरे मेरा बच्चा तो यार कोचिंग कराया मैंने यार, पूरा खर्च करा। अब उनके बच्चे लाएंगे 95% 12th में और तुम लाओगे 82%, तो शर्मा जी वही बोलेंगे और सब बढ़िया, कितना खर्च किए थे, तो तुम तो बेटा कहीं और होगे, घर पे बैठे होगे, मोबाइल गेम कर रहे होगे, लेकिन पापा जो मोमेंट फेस कर रहे होंगे उसके लिए कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली जिम्मेदार हो ना। तो उस चीज़ को तुम समझते नहीं हो, आप बालक बस ऐसे ही बालकपन में रह जाते हो। नहीं आ रहा मेरी बात समझ में? हर मोमेंट पे तुम्हारे पापा मम्मी भाई बहन को फेस करना होगा, तुम्हारा किया हुआ ये जो है ना गड़बड़, वो हर पूरी फैमिली फेस करती है, और सिलेक्ट हो जाओगे तो पूरी फैमिली को पॉजिटिविटी मिलेगी। तुम्हारे पापा जिस ऑफिस में काम करते होंगे सिर उठा के जाएंगे, मेरे बच्चे का रैंक कितना है भाई, है कोई बोलने वाला? उस समय तुम्हारे शर्मा जी जो बगल में शर्मा अंकल बैठते हो ना टेबल पे, पापा के बगल वाले टेबल पे, बोले अरे वाह क्या बात है साहब, सिलेक्ट हो गए बच्चे भी सेट कर लिया आपने, हाँ भाई मेरी बिटिया डॉक्टर बन गई, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, शानदार हो गया। अब सोचो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे तो नेगेटिव साइड्स भी थे। आपकी इन हरकतों से कितना उनको फेस करना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पापा मम्मी को गर्व का एहसास कराएं भाई। तो ये जो हरकत करते सब बंद करिए। वो देखो वो तो मान चुका है कि हम अपने पापा मम्मी को बिल्कुल सिर झुका के ही रहेंगे। वो कैसे सिर उठा के जी सकते हैं भाई? कम वक्त
शांत, देखो अभी भी कोई मजे ले रहा है, चलो बैल। देखिए यहाँ पर बेटा सुनिए आराम से। अच्छा तो मोबाइल ही करोगे तो सब लोग डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए यहाँ पर बेटा रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट पढ़ना है। हेडलाइन दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन शांत, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट प्लीज। तो हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट में क्या रिलेशन है समझिए। क्या किसी सैंपल के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट टर्म है बेटा? यस। क्या डीके कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म है? यस। अब सुनिए हम लोग कैसे इसका रिलेशन डराइव करते हैं, क्योंकि वी नो द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल। एक तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, सुनिए इधर, क्या ये फॉर्मूला, इसमें n नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, और ये लैम्डा के टर्म्स में फॉर्मूला है। एंड इसी तरह से नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ हमने ये भी पढ़ा है, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। देखिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन न्यूमेरिकल हमसे बोलेगा t टाइम बाद एक्टिव न्यूक्लियाई बताओ, तो मैं इसमें दो फॉर्मूले सोचूंगा, एक ये और एक ये। फिर मैं देखूंगा कि क्वेश्चन में डीके कांस्टेंट अगर दिया है तो मैं ये यूज़ कर लूँगा, अगर क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। ये डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का है। अब यहाँ पर बेटा दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाए तो यहाँ पर आएगा n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी बराबर n नॉट 1/2 ब्रैक और उसके बाद पावर में स्मॉल टी अपन n नॉट से नॉट कैंसिल। अब दोनों तरफ क्या करो, लॉग लेना है। पहले एक काम करो, e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी है, इसमें क्या करो 2 की पावर 1 ऊपर जाएगा, 2 की पावर -1 होगा, और फिर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग, वो भी नेचुरल लॉग, टेकिंग लॉग बेस में e बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आएगा लॉग बेस में e, जिसे हम ln लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, e की पावर माइनस लैम्डा ln 2 की पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी। लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर आगे आ जाता है, तो माइनस लैम्डा टी और ln e 1 होता है बेटा, माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी ln 2, माइनस से माइनस, और देखिए ये 1 हो जाता है t से t, तो देखिए लैम्डा बराबर आ गया ln 2 अपॉन कैपिटल टी, या 0.693, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। देखिए ये फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ रही है? ये बेटा ये रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट का रिलेशन है। ये पूरा आपको ठीक से आज जाके घर पे डेरिवेशन करना है, पूरा अच्छे से फॉर्मूला एकदम याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। स्मॉल टी के नीचे वाले फॉर्मूले में उसमें वही टाइम है 5 साल बाद, और हाफ लाइफ दे देगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी लेना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं बोलूँ 2 साल है हाफ लाइफ, अब बोलो 5 साल बाद बताओ, अप्लाई हो जाएगा? अबे अरे बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई होगा, इसलिए तो एन के टर्म्स में लिख रहा है। ठीक, अब मैं उसको 1.5 हाफ लाइफ में भी कर लूँगा, 3.5 हाफ लाइफ। शांत, और एक काम करो ना, यहाँ से ये ला सकते हो, अरे लैम्डा की वैल्यू रख दो ना ln 2 अपॉन कैपिटल टी, तो अपने आप यहाँ पहुँच जाओगे। शांत, ओ भाई लिख पड़े। शांत बच्चों, शांत। टाइम हो गया क्या? लिखिए। हाँ हाँ, आराम से। वो बेचारा एकदम गुर्रा के इसको देख रहा है, कम वक्त 5 मिनट।
उसके 2 दांत अगर ड्रैकुला वाले होते तो इसे गड़ा देता है, खून पी ले जाता है इसका। बोलता ज़्यादा तुम्हारा हो गया। एक बच्चा तो ऐसा उधर बोलता है, सर मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, पता था ना, बहुत पैसा है, मेरा गद्दी फिक्स है सर, मेरा काम धंधा फिक्स है। वो तो उनका शौक था इसलिए आ गए, ज़्यादा पूछा उछा मत करो मेरे से। अच्छा, उससे मैं ज़्यादा पूछता भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पूछता भी नहीं हूँ, अजीब अजीब मूड का आदमी है। ठीक है, उसको तो मैं देखता भी नहीं, क्या करूँ, उसको बिना देखे पढ़ा देता हूँ, मान के चलता हूँ कि वो क्लास के अंदर है ही नहीं। तो ऐसे भी कुछ ऐसे प्राणी हैं धरती पे, ऐसे जीव है जो कि इस तरह का रखते हैं विचार। हो गया बेटा, देखिएगा एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ 1/λ एवरेज लाइफ, और इसके लिए पढ़ेंगे कल। अच्छा, 3 टॉपिक बचा है, एवरेज लाइफ, फिजन एंड फ्यूजन, और ख़त्म, कल कंप्लीट हो जाएगा कल।